नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और आज मैंने सिस्टम बिल्ड किया है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सिस्टम का वीडियो डाला नहीं था चैनल पे, और सोचा कि नए जनरेशन के साथ, नए कार्ड के साथ, सब सारा चीज़, एक जो नया जनरेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो वीडियो भी बना दूं और आपको ये उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। बाय द वे, ये 23 अभी ख़त्म होने आ गया है और अभी 23 स्टार्ट होगा, 24 स्टार्ट होगा। तो 2024 में अगर आप सिस्टम बनाते हो तो आपको कैसा सिस्टम आपका होना चाहिए, आपको कौन से कंपोनेंट उसमें लेने चाहिए। बाय द वे, ये जो सिस्टम है ये 14 जनरेशन है, i9 14 जनरेशन। तो 13 जनरेशन क्यों नहीं, 14 जनरेशन क्यों, तो इसका मैं आपको कंपैरिजन दूंगा क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि 13 जनरेशन इज़ बेटर, 14 जनरेशन नहीं जाना चाहिए वगैरह, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ठीक है। बट जो मेरे फाइंडिंग्स हैं मैं आपको बता देता हूं, और कौन सी बेस्ट डील है अपने लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो प्रॉपरली देखना, पूरा देखना, समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा सिस्टम बनाना है आपके हिसाब से, मतलब रेंडरिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली, मैं खाली आर्किटेक्चरल के ऊपर ही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मतलब अगर आपको सिस्टम बनाना है तो, क्योंकि मैं दूसरे कोई सिस्टम ऐसे नहीं असेंबल करता क्योंकि मेरी वहाँ पे समझ नहीं है। सो अगर आपका एप्लीकेशन 3D Max, V-Ray, रेंडरिंग या अनरियल इंजन, लूमियन, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आर्किटेक्चर के हिसाब से, तो अगर आपको सिस्टम बनाना है तो मैंने मेरा नीचे नंबर दिया है, अब उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो। तो मैं पर्सनल सजेशन, रिकमेंडेशन मेरा क्या है आपको टाइम निकाल के दे सकता हूँ, और वो चार्जेबल रहेगा। अगर आपको फ्रीली समझना है कि आपको सिस्टम कैसा बनाना है तो ये वीडियो को आप रिप्लिकेट भी कर पाओगे, मतलब सेम पार्ट्स वगैरह सब सेम चीज़ लो पाओगे, तो आपका वैसा भी सिस्टम बिल्ड हो सकता है। सो चॉइस इज़ योर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं मेन चीज़ के ऊपर आता हूँ। ये है इंटेल का i9 14th जनरेशन। तो जनरली लोग बाहर जो डिस्कशन चल रहा है ना, दे आर सेइंग कि 13 जनरेशन में अगर आप जाओगे तो आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा, और 14 जनरेशन जो नया आया हुआ है उसमें इतना ड्रास्टिकली आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाय द वे, 13 जनरेशन का जो स्पीड है, गीगाहर्ट्ज़ का जो स्पीड है 5.8 है, ओके। और अगर उसमें आप प्रोसेसर देखोगे तो 6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आता है, वो उसको बोलते हैं KS। ठीक से देखो, KS करके प्रोसेसर है। तो KS करके प्रोसेसर जो 13 जनरेशन में था वो इतना फेमस नहीं हुआ, वो लोगों ने उसने नहीं यूज़ किया क्योंकि उसका जो रीज़न है कि वो ज़्यादा हीटअप होता था। और दूसरी बात, मतलब हीटअप छोड़ दो, वो हीट झेलने के लिए वगैरह सब उन्होंने बनाया हुआ है। इतना बड़ा प्रोडक्ट R&D करके बनाते हैं तो ऐसे ही नहीं डाल देते हैं कि हो गया हीटअप, जल गया, ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं था उतना, क्योंकि वो बहुत महंगा जाता था, ठीक है। 5.8 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ जाने के लिए करीब करीब मुझे 8 से 10 हज़ार ज़्यादा पे करने पड़ते थे। अगर आप 14 जनरेशन को देखोगे, 14900K या KF, ठीक है, आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगा जो आपको KS देता है। ये मैंने टेस्ट किया हुआ है। मैं इसके बाद आपको टेस्ट रिजल्ट्स बता देता हूँ कि रियल लाइफ, तो टेस्ट रिजल्ट जो मेरे होते हैं वो कैसे होते हैं मैं आपको बोलता हूँ। मैं खाली क्या बोलते हैं, बेंचमार्क्स के ऊपर मैं मेरा डिसीजन डिसाइड नहीं करता कि मुझे किस प्रोसेसर की इस हिसाब से जाना है। अगर इसको आप देखोगे तो मैंने खाली K नहीं लिया हुआ है, मैंने KF लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे फाइंडिंग्स में जो K वाला प्रोसेसर और KF वाला प्रोसेसर है उसमें मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं दिखा हुआ है रेंडरिंग में। आप अगर कंपेयर करोगे उसको गेमिंग में या किसी दूसरे एप्लीकेशंस में, वो हो सकता है कि उसमें कम ज़्यादा हो, बट अपने हिसाब से CPU बेस्ड रेंडरिंग के लिए या तो CPU बेस्ड सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए जो अपने को लगता है 3D Max में लगता है या अनरियल में लगता है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस में कुछ इशू नहीं है, मतलब और एक्स्ट्रा पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है खाली K में। क्योंकि जनरली लोग क्या होता है, अगर टॉप ऑफ द लाइन अगर जाते हो तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, नो डाउट मिलेगा, मैं उसके ऊपर डिनाई नहीं करता। बट ऐसा भी होता है कभी कभी ये डील, और वो बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट क्या बोलते हैं उसको, प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू यू व्हाट यू गेट, ठीक है।
आप जो पैसा पे कर रहे हो उसका वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, ये आपके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए हर वक्त जब भी हम हमारा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप KF में जाते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। तो K और KF में फ़र्क क्या होता है कि F जो होता है आगे का, ये जो F लिखा हुआ है, इसमें इसके लिए होता है कि उसमें ग्राफिक का कंपोनेंट उन्होंने डाला नहीं है। तो अपने को वैसा भी ग्राफिक का कंपोनेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। अगर आप लेट्स से 1060 भी लगाते हो ना, उसको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बहुत हो गया, राइट। ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, बट हम उससे बहुत आगे गए हैं। हम अभी 3060 से भी क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम 40 के जनरेशन में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका बजट नहीं है, जो ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे शुरू में, वो K का प्रोसेसर लगा के कुछ दिन खींच सकते हैं, चला सकते हैं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ खींच सकते हैं, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग, ठीक है। सो और हाँ, अगर शोल्डर टू शोल्डर कंपेयर करेंगे तो उसका 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड है, इसका 5.8 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड है। तो 2 गीगाहर्ट्ज़ में मेरे जो फाइंडिंग्स है, रेंडरिंग है, मेरे उसमें इतना सा भी फ़र्क स्पीड में मुझे नहीं मिला। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इसके लिए आई एम स्टिकिंग विथ KF। नहीं तो 2000-3000 ज़्यादा खर्चा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टर्निंग बैक टू द वाई आई हैव चूजन 14 जनरेशन, वाई नॉट 13 जनरेशन। 13 जनरेशन भी अगर आप देखोगे तो उतना स्पीड में कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। बट मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन 13 जनरेशन और इसमें आपको 1 या 2000 का फ़र्क मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में। तो वो 2000 के फ़र्क के लिए आप एक जनरेशन पीछे क्यों रहोगे, मतलब करंट जनरेशन में क्यों रहोगे। फ्यूचर जनरेशन में जाना कभी भी अच्छा है, ओके। सब्जेक्ट टू आपको इसमें और जो भी जनरेशन के जो फ़र्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये फ़र्क होता है कि जब भी आप रैम यूज़ करते हो, रैम का स्टिक्स लगाते हो, उसमें लेट्स से 3200 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पीड है टिल 5600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पीड हैंडल करने के लिए ये 13 जनरेशन रेडी है। 14 जनरेशन में 5600 तक वो जा सकता है, ठीक है। बट माय रिकमेंडेशन इज जब भी आप रैम लोगे तो डोंट गो फॉर 6000 मेगाहर्ट्ज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोंट गो फॉर 6000 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। वाई आई एम टेलिंग यू, 6000 मेगाहर्ट्ज़ में अगर आप जाओगे तो अगर आप डालोगे वो रैम, तो आप XMP जब भी आप करते हो ना उसमें, तो आप टेक्निकल पर्सन को बताओ कि मुझे मेरे रैम का चारों स्टिक्स का या 2 स्टिक्स का मुझे कितना स्पीड मिल रहा है। अगर आपको 6000 मेगाहर्ट्ज़ मिल रहा है तो वेल एंड गुड। मेरा फाइंडिंग्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने 32 GB के 4 स्टिक्स लगाए थे, 6000 मेगाहर्ट्ज़ के रैम लिए थे, मुझे वो स्पीड नहीं मिला। मैंने आसूस को कांटेक्ट किया, आसूस ने ये बताया कि 6000 मेगाहर्ट्ज़ कैसे सपोर्ट करता है। अगर आप 16 GB का एक रैम स्टिक लगाते हो तो 6000 का मेगाहर्ट्ज़ का आपको स्पीड मिलता है। अगर आप 2 स्टिक लगाते हो तो 5000 समथिंग 5600 या 800 आपको मिलता है। अगर आप 4 स्टिक लगाते हो तो 5200 मिलता है। तो आप पकड़ के चलो कि आपका जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 5200 है। तो अगर 5200 इसका बेस फ्रीक्वेंसी है तो ये देखो, ये है कॉर्सैर का 5200 का रैम। तो आप इसमें जाओ ना, अगर आप इसमें जाओगे तो आपका पैसा बचेगा, ये सस्ता है। अगर आप 6000 मेगाहर्ट्ज़ में जाओगे तो वो टॉप ऑफ द लाइन है, वो महंगा है। आपको वो उतना स्पीड लेकर भी आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो कोई सेंस बनता है क्या? ये अगर मेरे पास डुकाटी है और उसमें 400 का स्पीड दिखा रहा है और 400 का स्पीड का कांटा वहाँ पे दिखा रहा है कि आप 400 के स्पीड पे हो, बट मेरे पास पल्सर है, मैं 200 स्पीड से भी आपको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, तो इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो स्पीड का जो फ़र्क है कि मुझे जो ये 6000 और 5200 में कुछ ऐसा फ़र्क है जो आप ज़मीन आसमान का भी फ़र्क अगर बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना केपेबल अब तक मदरबोर्ड्स नहीं है कि 6000 ऑन द कांस्टेंट आपको स्पीड मिलता रहेगा। सो बॉटम लाइन इज़ कि आप उसमें पैसा बचा सकते हो, ठीक है। सो और 2 एक्स्ट्रा रैम बैठ सकता है। अभी मैंने इसमें क्या किया है, 32 GB इंटू 2 स्टिक्स डाले हुए हैं, ठीक है, ताकि मेरे और एक चैनल मेरा फ्री रहेगा। इसको 2 चैनल सपोर्टेड है, ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्री पूरा 5200 सपोर्टेड है, ठीक है। मैंने इसके लिए ये बेस फ्रीक्वेंसी पकड़ के 5200 लिया है ताकि मैं इसका पूरे तरह से यूज़ कर सकूं, ओके। चलो,
तो ये तो हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, मैंने आपको रैम बता दिया। और जो मेरे पास जो कूलर है ना, इसको कूलर थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है। जो नॉर्मली जो कूलर यूज़ करते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल काम नहीं करेगा, बट क्या होता है कभी कभी हम एक्स्ट्रा कॉशन होना ज़रूरी होता है। कभी लेट्स से अगर आपका सिस्टम 3-3, 4-4 दिन अगर लगातार चल रहा है, ठीक है, लूमियन का रेंडर हो या अनरियल के ऊपर रेंडरिंग हो, तो उस वक्त क्या होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लूमियन तो पूरी तरह से ग्राफिक कार्ड के ऊपर चलता है तो प्रोसेसर तो गर्म नहीं होता, बट कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, जब ये आपका कंटिन्यूस फ्लो है, आप सिस्टम चला के देखो और ऊपर का जो ये ब्लोअर होता है एयर का कूलर का, तो वो हीट ही फेंकता है, ठीक है, अगर सिस्टम आइडल कंडीशन में है तो भी। तो लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम चल रहा है, रेंडरिंग चल रहा है, तो उस वक्त कितना हीट करेगा, ऑफ कोर्स हीट करेगा। तो उसके लिए ज़्यादा स्पीड वाला अंदर घूमने वाला लिक्विड के अंदर फ़ैन होना ज़रूरी है। वो है मैंने 720 का लिया है, ठीक है, LS 720 लिया हुआ है, वो काफ़ी है। इसके ऊपर भी और कूलर्स आते हैं, लिक्विड कूलर्स आते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ मेंट फॉर गेमिंग एंड ऑल, गेमिंग और कोई एप्लीकेशंस के लिए है। बट मैं जो क्या बोलते हैं 3D Max, अनरियल इंजन या आर्किटेक्चरल सेंट्रिक रख रहा हूँ अपनी चीज़ के लिए, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे और किसी चीज़ का इसमें अपने टॉपिक में मिक्स नहीं करना है। ओके, सो व्हाट आई हैव टेकन, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने उसको बहुत टेस्ट किया हुआ है अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग इसमें, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, मैंने मदरबोर्ड अभी देखो, अगेन आई एम कमिंग टू दिस मदरबोर्ड, ठीक है, मैंने आसूस का प्राइम लिया हुआ है, हर टाइम इसके ऊपर भी आता है, टफ गेमिंग भी आता है। अगेन ये लोड क्या है, आप कैसा काम करने वाले हो ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एज सच जो आपको जिस यहाँ पे मिल रहा है ना, आपको आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि टफ गेमिंग में और इसमें फ़र्क क्या है। ओके, मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ कि फ़र्क ऐसा होता है, मतलब मोटा मोटा आपको फ़र्क बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप SSDs लगा रहे हो, ओके, तो आपको और SSDs का सपोर्ट मिलता है, वैटेज का सपोर्ट मिलता है, तो ये बढ़ता है उसको, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी का अगर आप देखोगे कि नहीं टफ गेमिंग मेरा 10 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो सिस्टम है, मैं आज के तारीख में भी मेरे पास एक सिस्टम है जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, वो i5 9th जनरेशन है। अब तक एक दिन भी मैंने उसको फॉर्मेट नहीं किया हुआ है, एकदम प्योरली प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। कभी किसी और दिन मैं आपको वो सिस्टम का भी दिखाऊंगा कि वो कैसे चल रहा है, मतलब हाउ टू मेंटेन एंड हाउ टू गो थ्रू इट फॉर मेनी ईयर्स। ओके, तो मदरबोर्ड हो गया। देखो Z790 अगर आपने देखा होगा, ये मदरबोर्ड 13 जनरेशन को सपोर्ट करता है। ये LGA 1700 सॉकेट के ऊपर है, मतलब 13, 12 नहीं, पर सॉकेट तो चेंज नहीं हुआ है, बट 14 जनरेशन भी सेम सॉकेट लगेगा, LGA का 1700 लगेगा। तो हमको क्यों रहना है पीछे 13 जनरेशन में, मदरबोर्ड सेम है, सब कुछ सेम है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। और बाय द वे अभी वो बात ख़त्म हो गया, DDR4 या DDR5, अभी सब DDR5। तो यहाँ पे अभी नॉर्म है, पहला होता था, अब मेरे कुछ पिछले वीडियोस में मैं बोला करता था DDR4 है, DDR5 है, तो अभी वी हैव वेरी मच मैच्योर्ड नाउ विद DDR5। ओके, सो कमिंग बैक टू द graphic card with my sense, let's say 4070 Ti का जो परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से अपने लिए 4090 को भी ये टफ देता है, ठीक है। तो लूमेन में स्पेशली लूमेन बोल रहा हूँ, अनरियल इंजन का जो लूमेन है ना, उसका जो फीडबैक है, शेडर कंपाइलिंग का जो स्पीड है, वो 4070 Ti में, नॉट ओनली 4070 Ti में आपको बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है टूरिंग से, बट अगर आप देखोगे कि 4070 की जगह आपको 4090 ही चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट, बट यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी कंपैरेटिवली 4090 एंड 4070 Ti। इतना पैसा अगर बड़े बड़े कंपोनेंट्स में अगर आप बच गए ना, तो आपको आराम से 20, 30, 35 हज़ार आपको आराम से आप बचा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए
आप आराम से, ये कितना 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, आप आराम से उसमें लूमेन वगैरह इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन में चला सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के बाद में करीब करीब 200 GB का सीन मैं नेविगेट करके दिखाऊंगा। आप लास्ट में देखो, मैंने इसका परफॉर्मेंस मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। इसका बेंचमार्क डालूंगा राइजन के हिसाब से, और इंटेल का जो भी जो डिफरेंस है वो भी डाल दूंगा, और इसका जो अनरियल इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाल दूंगा। तो आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये चलता कैसे है। ठीक है, मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया, और इसमें मैंने अलग से SSD डाला हुआ है किंगस्टन में, और इसका स्पीड है 3500 MB पर सेकेंड का स्पीड है। 7000 की स्पीड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप 3D Max और अनरियल में काम करते हो, लूमेन में काम करते हो, लूमियन में काम करते हो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बार बार मिली सेकेंड में कोई डेटा ट्रांसफ़र करता है नहीं, आपके हार्ड डिस्क में से टू एंड फ्रो होता नहीं है। तो वो स्पीड के ऊपर अभी जाओ मत। अगर आप एडिटिंग करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हो या VFX में काम करते हो, उस वक्त आपको अलग से 2 SSD लगाने पड़ते हैं, जो 7000 मतलब सैमसंग का यूज़ करना पड़ता है स्पेसिफिकली, मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपका स्पीड और परफॉर्मेंस में कोई लैग ना आए। ओके, और बस सारे कंपोनेंट्स तो कवर हो गए हैं। मैंने जो कैबिनेट है वो कूलर मास्टर का लिया है, इट्स अप टू यू, वो आप कौन सा लोगे, बट स्टिक टू लियान ली एंड कूलर मास्टर। और इसका जो पावर सप्लाई है वो 850 का है। अगेन इट्स 80+ गोल्ड स्टैंडर्ड। Again the question is, why not 1000? Why I'm sticking to 80+ gold standard? This is the answer for it. It's 80+ gold standard. It can handle very good amount of wattage जो इसको होगा। 40 का जो सीरीज़ है उसमें कंपैरेटिवली 30 का जो सीरीज़ है, कोई भी लो आप, 3060, 3070, 3080 जो भी लो, उसका जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और इसका पावर कंजम्पशन कम है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कम है। ठीक है, आपको लगता होगा कि 4070 ज़्यादा पावर खींचता है, तो ऐसा नहीं है, उसको कम कर दिया उन्होंने। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको सिस्टम ऐसा बनाना है तो मेरा नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हो, तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन बाद सिस्टम का मैंने वीडियो बनाया, आई फील वेरी नाइस ऑल्सो। और इसके बाद अभी हम सिस्टम के ऊपर देखेंगे कि जो अनरियल इंजन है उसका 200 GB का जो सीन है पूरा मैट्रिक्स का, वो ओपन करता हूँ, नेविगेट करता हूँ, फिर आप सोचिए कि ये कितना ताकतवर है और कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।